जय हिंद भी सर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का मैथ का डे नंबर 3, जिसमें बच्चे लोग हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि किस तरह से हम संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती का हम लोग पहचान करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पहचान किए थे कि किसी भी अशांत आवर्ती या रेकरिंग वाले संख्या को कैसे हम पीवाईक्यू के रूप में बदलते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आज का जो वीडियो रहेगा कि किसी भी संख्या का हम लोग मासा और लासा कैसे निकालते हैं और मासा लासा निकालने की क्या विधि है, सारा विधि हम लोग को चर्चा करेंगे बारीकी से एक एक करके। क्लास 10 में जो है आपका दो विधि के बारे में चर्चा किया गया है। एक मासा ज्ञात करने का जो विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, और दूसरी विधि है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहां से बच्चे लोग प्रश्न बार बार आते हैं, 2023 में भी प्रश्न आए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए मसा और लसा। इसके बारे में हम लोग बारीकी से एक एक करके जानेंगे, जीरो लेवल टू हाई लेवल तक। तो चलिए आप लोग हेडिंग दे दीजिए मसा और लसा। एक तरफ आप मसा लिखिए और एक तरफ आप लसा लिखिए। मसा को जो बोला जाता है बच्चे लोग, अगर इसका पूर्ण रूप देखा जाए तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है, इसको बोला जाता है लसा को लघुत्तम समापवर्त्य। यहां जो वर्ड आया है बच्चा लोग अपवर्तक वर्ड आया है, अपवर्तक, अपवर्तक वर्ड आया है बच्चे लोग, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। यहां पर जो वर्ड आया है आपका अपवर्तक है और यहां पर वर्ड आया है अपवर्त्य। तो ये अपवर्तक क्या है, अपवर्त क्या है, दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे बारीकी से जानेंगे। इससे पहले हम मासा का जो महत्तम समावर्तक का जो अंग्रेजी में जो पूर्ण रूप होता है HCF और यहाँ LCM होता है LCM, इसका अगर हम जाने तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसका हम जाने बारीकी से तो हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, अधिकतम, और C4 हो गया कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं बच्चे लोग, गुणनखंड। तो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि अधिकतम की जगह पर हम जो सुटेबल वर्ड ले सकते हैं बच्चे लोग, यहां पर जो हम यूज कर सकते हैं हाईएस्ट का मतलब हम लिख सकते हैं बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहां लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल न्यूनतम, न्यूनतम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। बच्चे लोग आप इसको बारीकी से एक बार समझ लीजिए, बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड ही दी गई संख्या का क्या होता है HCF। न्यूनतम यानी कम से कम जो न्यूनतम उभयनिष्ठ जो गुणज होती है वही दी गई संख्या का क्या होती है LCM। जैसे हम एक संख्या लेते हैं बच्चे लोग, आपके सामने कुछ एग्जांपल, जैसे आपका ले लेते हैं 1 5 ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं 12। अगर इसका देखा जाए कि इसका LCM क्या होगा, तो सबसे पहले आप गुणज निकालिए। तो 5 का गुणज होगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, इस तरह से आगे आते जाएगा। और अगर 12 का देखा जाए तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60। इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, 30
35, 40, 45, 50, 55, 60। तो कहने का मतलब है बच्चा लोग, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। सबसे पहले उभयनिष्ठ देखेंगे, इसमें कॉमन कौन सा गुणज है, कौन सा ये जो संख्या है जो दोनों में मिल रही है। तो आप अगर देखिए तो यहां पर जो है आपका 60 जो है यहां भी मैच कर रहा है, 60 जो है यहां भी मैच कर रहा है, और यह न्यूनतम है। इससे और कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में मिल रही है। अर्थात 5 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा, 60 होगा। और उसी तरह से अगर आप देखें यहां 5 अगर कह दिए जाए 15 का मासा क्या होगा, तो सबसे पहले संख्याओं का आप गुणनखंड निकालिए। तो 5 का जो गुणनखंड होता है, जो संख्या दी गई संख्या से कटती है, जो संख्या जिन जिन संख्या से कटती है वही उन संख्या का गुणनखंड होता है। तो 5 जो है बच्चे लोग 1 से कटती है और 5 से कटती है, और 15 जो है बच्चे लोग 1 से कटती है, 3 से कटती है और 5 से कटती है, और इसके बाद 15 से कटती है। तो ये 5 और 15 का जो गुणनखंड, जो संख्या जिन जिन संख्या से कटती है वह संख्या उसका क्या होता है बच्चे लोग, गुणनखंड होता है। तो 5 का गुणनखंड 1 और 5, और 15 का गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। यहाँ बात क्या कर रहे हैं, एचसीएफ हाईएस्ट यानी बड़ी, कॉमन, सी मैंने क्या हुआ कॉमन जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, एफ ने क्या हुआ फैक्टर यानी गुणनखंड कहते हैं। तो ये 5 का गुणनखंड हुआ, ये 15 का। तो ये दोनों में देखेंगे कौन सा गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ बच्चे लोग 5 है, ये आपका बड़ी भी है और उभयनिष्ठ भी है। तो 5 और 15 का जो एचसीएफ होगा बच्चे लोग, ये क्या होगा एचसीएफ, ये होगा आपका 5 होगा एचसीएफ। तो कहने का मतलब है मसा और लसा कहते हैं तो किसको कहते हैं, तो मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को काट देती है, विभाजित कर देती है। नाम ही है बच्चा महत्तम माने बड़ा, समापवर्तक यानी समाप्त कर देने वाला, यानी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को समाप्त कर दे, वही संख्या दी गई संख्या का क्या होती है, मासा होती है। और अगर लासा का बात किया जाए, लघुत्तम यानी छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या से खुद समाप्त हो जाए, यानी खुद क्या हो जाए, कट जाए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चे लोग, अगर एक चाकू और एक लौकी लेते हैं और ये चाकू और लौकी से दोनों से तुलना करते हैं, तो चाकू क्या करता है, लौकी को काटता है, और लौकी क्या होता है, चाकू से कटता है। तो जो संख्या किसी संख्या को काटती है वह संख्या होती है मस, और जो संख्या किसी अन्य संख्या से कट जाती है वो होती है लस। तो काटने वाली संख्या हुआ कौन, मस। समाप्त करने वाली संख्या कौन हुआ, मस। और समाप्त होने वाली संख्या कौन हुआ, लस। तो बच्चे लोग थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। मस का मतलब महत्तम, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को काट देती है, वही क्या होता है उन संख्या का, मस। और लस वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाती है, वो क्या होती है, लस। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे लोग कि मस और लस की निकालने की कौन कौन सी विधि है, और हमारे क्लास कक्षा 10 में कौन कौन सा विधि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग मासा निकालने की विधि। मासा ज्ञात करने की विधि, मासा ज्ञात करने की विधि। तो बच्चे लोग कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मासा ज्ञात करने की निम्नलिखित विधि है। जैसे सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जिसको फैक्टर मेथड कहते हैं बच्चे लोग। दूसरा विधि अगर देखा जाए तो आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि।
जिसको प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं बच्चे लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा विधि अगर देखा जाए बच्चे लोग तो है हमारा भाग विधि। कौन सा विधि? जिसको कहते हैं बच्चे लोग डिवीजन मेथड। अगर चौथा विधि देखा जाए बच्चे लोग तो चौथा विधि है जो हमारे कक्षा 10 में बार बार यहां से प्रश्न आते हैं, और वो विधि है बच्चा लोग यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम विधि। आपको लगता हो कि सर यूक्लिड क्या है? यूक्लिड जो है बच्चे लोग यूक्लिड जो है गणितज्ञ है, इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यूक्लिड के जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द एलिमेंट्स। इन्होंने द एलिमेंट्स पुस्तक को 13 खंडों में विभाजित किया, और इसमें पहला खंडों में ज्यामिति के लगातार 23 परिभाषा दिए, और जिसमें सबसे पहला परिभाषा बताए थे कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देकर के ज्यामिति का पिता कहलाए। तो अगर कहा जाए कि गणित में जो ज्योमेट्री जो ज्यामिति होते हैं उसके पिता कौन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो आपका है यूक्लिड, महान गणितज्ञ यूक्लिड। यूक्लिड ने ही रियल नंबर में भी बताए थे कि कैसे हम किन्हीं संख्या का मासा निकाल सकते हैं, और वो एक विभाजन विधि द्वारा। और इनका एक परिमिका भी दिया गया है, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, जिसे कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे लेमा भी कहते हैं बच्चे लोग। तो कहने का मतलब ये तमाम विधियों के बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। अगर आप पहले इस विधि को जानते थे तो आप एक बार कमेंट करिए कि आप किस विधि के बारे में पहले से जानते थे और कौन सा विधि के बारे में आप नहीं जानते थे। क्लास 10 में बच्चे लोग जो पढ़ना है आपका, एक पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ये दो विधि से बार बार प्रश्न एग्जाम में आते हैं बच्चे लोग, आपको इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो VSRDA वही है बच्चे लोग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से प्रश्न बनता है, वहां से पहले आपको प्रश्न को कराया जाएगा, और आप जब एग्जाम में जाइएगा तो आप बिना सोचे समझे एक बार में आप इस विधि के माध्यम से आराम से बना सकते हैं। क्योंकि मेरा एक ही नारा है, अब नहीं है गणित में डर क्योंकि आ गए हैं बिट्टू सर, अब नहीं है गणित में डर क्योंकि आ गए हैं बिट्टू सर। तो आपको क्लास 10 में जो है कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली बच्चे लोग। आप जब अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करेंगे, आप जब यूक्लिड विभाजन विधि की विधि की बात करेंगे, तो आप झटके से एक बार में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारीकी से एक एक विधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला विधि है बच्चे लोग गुणनखंड विधि। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहां से आपको गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग क्या करेंगे बताएंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है, गुणनखंड विधि। थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए आप लोग, जो गुणनखंड विधि है बच्चे लोग, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। और जो भाग विधि है बच्चे लोग, इसी का स्टैंडर्ड रूप है अभाज्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो अगर जो बच्चे आप गुणनखंड विधि जानते हैं तो उनको अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी, और जो भाग विधि से जानते हैं उनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से कोई कठिनाइयां नहीं होगी। तो यहां से एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लसा, बी मसा, सी मसा और लसा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए केवल और केवल मसा बच्चे लोग, केवल और केवल मसा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम लोग दो संख्याओं का, केवल और केवल दो संख्याओं का हम लोग क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं बच्चे लोग। दो से अधिक संख्याओं का हम लोग मसा नहीं निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यहाँ ये भी पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किन संख्याओं का मसा निकाला जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए दो धन पूर्णांक के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हैं, और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बात किया जाए बच्चे लोग,
तो यह विधि से मासा भी निकाला जाता है और लासा भी, और इसके साथ साथ दो संख्या का भी मासा निकाल सकते हैं और दो से अधिक संख्याओं का भी मासा लासा निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से दो से अधिक संख्याओं का मासा और लासा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने प्रश्न आते हैं बच्चे लोग कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या प्रकलित किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए महत्तम समाप वर्तक HCF निकालते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालते हैं? मासा और लासा दोनों। तो देर नहीं बच्चे लोग, देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं, तमाम विधियों के बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहला है आपका गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस विधि के बारे में? गुणनखंड विधि, जिसको कहते हैं फैक्टर मेथड कहते हैं बच्चे लोग। चलिए, तो अगर सबसे पहला नंबर आप क्या करिए, दो संख्या लीजिए, और इसको हम लोग क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। जैसे छोटा सा संख्या लेते हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में, 15 और ये 18। तो 15 और 18 का हम लोग क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले ये जो 15 है इसको क्या करिए आप? फैक्टर कर दीजिए। 3 पचे 15 हो गया, और 18 का फैक्टर कर दीजिए, 2 नमा 18 और 3 तिया 9। तो यहाँ 15 का जो फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 हो गया, और 18 का जो फैक्टर हो गया 2 गुने 3 हो गया। तो यहां से अगर हम लोग मासा निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है बच्चे लोग? आपका 3 है, जो दोनों में मिल रहा है, और कोई संख्या दोनों में नहीं मिल रहा है। अतः कह सकते हैं इसका जो मासा होगा वो कितना होगा? तो 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 3 है, और ये जो मिलता है वही उसका क्या होता है? मासा होता है। सॉरी। तो गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे मासा निकालते हैं आपको पता चल गया। चलिए, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड विधि से अब हम कैसे मासा निकालते हैं इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो इस चीजों को आप लोग एक बार उतार लीजिए यहाँ पर कि गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे मासा निकालते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला जो विधि है बच्चे लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। यहां से प्रश्न बच्चे लोग बार बार आते हैं बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आपको इनको बारीकी से समझना होगा। जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं, 140 और 120 का निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। क्या निकालना बच्चे लोग? मासा। तो सबसे पहले 140 को क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बदलेंगे, यानी इसको हम लोग फैक्टर करेंगे अभाज्य संख्या के रूप में। तो 2 से कटेगा 2 सती 14 0, 2 से कटेगा 35 दूनी 70, और 5 से कटेगा 5 सते 35। 120 का उसी तरह से हम फैक्टर करेंगे बच्चे लोग, 2 से 60 बार में 120, 2 से 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 पचे 15। तो कहने का मतलब हो गया बच्चे लोग कि आपका 140 का जो फैक्टर हो गया वो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और 120 का जो फैक्टर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। सबसे पहले हम लोग संख्याओं को फैक्टर करेंगे, उसके बाद उसको हम पावर के रूप में चेंज करेंगे, घात के रूप में। 2 बताइए कितना बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुने। 5 कितना बार है बच्चे लोग? 1 बार है, तो 5 के पावर 1। 7 कितना बार है बच्चे लोग? 1 बार, तो 7 के पावर 1। उसके बाद 120 में देखिए 2 कितने बार है बच्चे लोग? 2 के पावर 3।
3 कितने बार है बच्चे लोग? 1 बार। और 5 कितने बार है बच्चे लोग? तो 1 बार। इस तरह से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे। उसके बाद इसका मासा जो होगा बच्चा लोग, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। मासा जो होता है, दी गई संख्या जो भी फैक्टर है, इन गुणनखंड में, इन फैक्टर में जो सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए। इसमें कॉमन कौन हो रहा है? 2। और कौन हो रहा है? 5। और इसमें कॉमन होने के बाद जिस संख्याओं का सबसे कम घात हो, जिन संख्याओं का सबसे कम घात हो, वही संख्याओं के गुणनफल ही उन संख्या का क्या कहलाएगा? मासा। जैसे देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, 2 कॉमन है, यानी 2 दोनों में मिल गया, 5 भी दोनों में मिल गया। और इसमें सबसे कम घात वाला मस और अधिक घात वाला लस। बच्चे लोग को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कैसे सर हम याद करेंगे? तो थोड़ा सा समझ लीजिए एक ट्रिक के माध्यम से। मस और एक लस, मांस और लस। तो मांस माने मांस मछली कम खाना है और लस्सी पीना है ज्यादा। तो मांस मछली कम यानी कम घात वाला मांस और लस्सी पीना है ज्यादा, लस माने लस्सी पीना है ज्यादा, तो लसा लेंगे अधिक घात वाला और मसा लेंगे कम घात वाला। आप संख्याओं को भी देख लीजिएगा आप कर करके। तो जो भी 2 संख्या, जैसे आप 2 और आप 10 देखा जाए, तो इसका अगर आप मासा निकालिएगा बच्चे लोग, तो मासा 2 होगा। अब अगर लासा निकालिएगा तो लासा इसका 10 होगा। तो बताइए मासा कम वाला संख्या है कि ज्यादा वाला? मासा देखिए कम वाला संख्या है और लासा बड़ी संख्या है। तो मासा में हम कम घात वाला और लासा में हम लोग अधिक घात वाला लेते हैं, लेकिन कॉमन होना जरूरी है। तो बताइए यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, तो कम घात वाला कौन है बच्चा लोग? 2 के पावर 2। क्या 3 कॉमन है? नहीं, तो नहीं लेंगे। 5 कॉमन है बच्चा लोग, तो अधिक कहेंगे तो भी 1 और कम कहेंगे तभी 1। तो इसमें दोनों में कम कौन है? 5 के पावर 1। तो कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 के पावर 2 का मतलब 4 और गुणे 5 कितना हो गया? 20। तो ये 20 क्या हो गया आपका? मासा हो गया। तो 140 120 का जो मासा हो गया आपका कितना हो गया? 20 हो गया। आई होप बिल्कुल आप चीजों को यहां तक समझ गए होंगे। देखिए करना कुछ नहीं है अभाज्य गुणनखंड में, सबसे पहले संख्याओं को गुणनखंड करना है। 2 देखिए अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से ना कटे। नाम ही है बच्चा अभाज्य। अ माने होता है नहीं, अभाज्य माने विभाजित होना, माने जो संख्या किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो, वही संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। इनका जो होता है अभाज्य संख्या जो भी रहेगी, जैसे आपका 2, तो 2 जो है 1 से कटती है और 2 से कटती है और किन्हीं अन्य संख्या से नहीं कटती है। तो 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। अगर इसका गुणनखंड देखा जाए तो 2 1 से कटती है और 2 से कटती है, यानी 2 का कितने गुणनखंड? 2। 3 का कितने गुणनखंड? 2। 1 1 और 1 3। तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, उस संख्या को बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। और जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। इज कॉल्ड ए क्या होगा? प्राइम नंबर। यानी जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? 2 से अधिक होगी तो भाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कंपोजिट नंबर। और केवल 2 फैक्टर होंगे तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो 2 के कितने गुणनखंड है? 2। 3 के कितने गुणनखंड है? 2। 5 के कितने गुणनखंड है? 2। 1 और 5। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे वो होंगे अभाज्य संख्या, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो होंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 जो करते बच्चे लोग 1 से, 2 से और 4 से, तो 4 के गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। तो 2 से अधिक गुणनखंड है तो क्या हो गए? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। और केवल 2 गुणनखंड होंगे तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। और वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या।
नाम ही से पता चल रहा अभाज्य, अ माने नहीं, भाज्य माने विभाजित होना। जैसे बोलेंगे अपमान माने मान सम्मान नहीं करना, तो अ का मतलब ही होता है नहीं। भाज्य माने विभाज्य होना, अभाज्य माने विभाज्य नहीं होना। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। लेकिन अगर यहीं से आपको बोल दिया जाए लसा निकालने के लिए, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले देखिए मासा क्या बताएं आप लोग को, कम घात वाला। अगर जो संख्याओं में जो गुणनखंड दोनों में मिले, उसमें कम घात वाला मासा और अधिक घात वाला लस। दो देखिए दोनों मिल रहा है, इसमें अधिक कौन है, तो 2 के पावर 3। 3 देखिए मिल रहा है, नहीं। 5 मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, इसमें अधिक वाला कौन है, 5 के पावर 1। एक बात और समझिए कि जो मिले उसमें सबसे अधिक घात वाला, और जो नए मिले उसको भी हम लोग लसा में ले लेते हैं। जैसे क्या 3 मिला, नहीं, तो 3 भी हो गया। क्या 7 मिला, नहीं, तो 7 भी हो गया। तो सारा को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 25 40 और 7 21 गुना कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब संख्या को गुणनखंड करिए और उसको पावर के रूप में बदलिए। मासा वही होगा जो दोनों में मिले और सबसे कम घात वाला। दोनों में मिलना चाहिए बच्चा लोग। दोनों में मिला, कम घात वाला 2 के पावर 2। 3 नहीं मिला तो 3 नहीं हुआ। 5 दोनों में मिला तो कम घात वाला 5 के पावर 1। लेकिन लसा में वो भी लेते हैं, अगर मिला तो अधिक घात वाला, और नहीं मिला तो उसको भी ले लेते हैं। तो देखिए 2 मिला तो अधिक घात वाला लिए, 5 मिला तो अधिक घात वाला लिए, और जो नहीं मिला उसको भी ले लिए। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग मासा निकालते हैं और कैसे हम लोग लासा निकालते हैं। चलिए, लेकिन बच्चे लोग यहां से जो प्रश्न आए थे 2023 में, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आए थे, कुछ आपको हल्का सा घुमाए थे प्रश्न को। चलिए उसको भी हम आपके सामने लेकर के आते हैं, प्रश्न को जो 2023 के पूछा था उसी टाइप का आपके प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। जैसे कहेगा a बराबर एक्स स्क्वायर बाई जेड क्यू हो, और b बराबर एक्स बाई स्क्वायर जेड हो, तो कहेगा a कॉमा बी का मासा क्या होगा, और a कॉमा बी का लासा क्या होगा। तो बच्चे लोग बिल्कुल आराम से समझिए, एक बार में आपसे बन जाएगा। a का मान इतना, बाई का मान, b का मान इतना है। मासा हम क्या बताएं आपको अभी जस्ट, कि जो संख्याएं दोनों में मिले और पावर क्या हो, कम हो। तो x देखिए दोनों में मिल रहा है, इसका पावर कम वाला कौन है, x के पावर 1। बाई देखिए दोनों मिल गया, इसमें पावर कम वाला कौन है, बाई के पावर 1। जेड देखिए दोनों मिल गए, इसमें पावर कम वाला कौन है, जेड के पावर 1। तो हो गया एक्स बाई जेड, आपका क्या हो गया, मासा। और लासा बताए थे बच्चा, अगर दोनों मिले तो उसमें से अधिक घात वाला हम लोग क्या लेते हैं, तो लसा लेते हैं। कम घात वाला मासा, मांस मछली कम खाना और लस्सी ज्यादा पीना, बस ये ट्रिक याद रखना। तो अधिक घात वाला बोलिए एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1 में अधिक कौन है, एक्स का स्क्वायर। बाई में क्या है, बाई स्क्वायर, अधिक घात वाला कौन है, बाई के पावर 2। और जेड में क्या है, जेड क्यू। तो आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड क्यू। आई होप बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। लेकिन यहां से जो एक और प्रश्न आए थे, किस प्रकार से प्रश्न आए थे थोड़ा समझिए। जैसे कह देगा कि एक्स स्क्वायर बाई जेड क्यू और एक्स बाई स्क्वायर जेड का मसा जो है बच्चा लोग, कह दिया जाए कि अगर x का मसा, एक्स स्क्वायर इतना का जो मसा है x के पावर 2 हो, तो यहां हम ले लेते हैं, मान लिया जाए क्वेश्चन आपका है x के पावर 2 हो, तो यहाँ 4 लिया जाए, और मान लिया जाए यहां पर हम जो ले लेते हैं a ले लेते हैं, तो a का मान ज्ञात करें।
बच्चे लोग इस प्रश्न को देखिए आप बारीकी से। 2023 में इस प्रकार के प्रश्न आए थे। एक एक्स के पावर ए बाई जेड क्यू और एक्स के पावर 4 बाई स्क्वायर जेड का मासा जो है, इसका जो मासा है बच्चे लोग, थोड़ा सा और इसमें सुधार करते हैं हम लोग। इसका जो मासा है वो है आपका एक्स स्क्वायर बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई जेड बाई जेड हो तो ए का मान क्या होगा। तो बच्चे लोग थोड़ा सा समझिए, इस ये दोनों का मासा जो है क्या रहा है, इतना है। तो इतना कब होगा, जब एक्स के पावर ए है, बाई है, जेड क्यू है, और क्या है एक्स के पावर 4 है, और बाई है, बाई स्क्वायर और जेड है। तो बताइए ये मासा तभी होगा जब उसका घात कम, दोनों में मिलना चाहिए घात कम। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हुआ कि मासा केवल एक्स स्क्वायर होगा। ये जो बच्चे लोग एक्स स्क्वायर कब होगा, तो जब एक्स ये एक के जगह पर जब 2 होगा तभी नहीं ये दोनों का मासा एक्स की पावर 2 होगा, अर्थात ए का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। बाई का देखिए बाई है और जेड का देखिए जेड है कम वाला। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, समझना है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आपको समझाने का पुनः प्रयास हम करते हैं। जैसे आप यहां पर लिख दीजिए, पहले कोई संख्या मान ले जाए आपको, कोई संख्या ए बराबर मान ले जाए आप p बराबर कोई संख्या है x के पावर a बाई और जेड क्यू, और q बराबर एक संख्या है x के पावर 4 बाई स्क्वायर और जेड। इसका बोल रहा है कि मासा जो है एक्स स्क्वायर बाई जेड है, तो कह रहा है a का मान क्या होगा। तो बच्चे लोग समझिए, x दोनों में मिल रहा है और a स्क्वायर मासा कब होगा, जब दोनों में मिले जिसका पावर कम हो। तो ये यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर जब 2 होगा तभी ना मासा 2 होगा। तो यहाँ पता चल गया a की जगह पर क्या वैल्यू होगा, 2 होगा। यही आपका एग्जाम में पूछता है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालते हैं। पहला विधि हम लोग पढ़े गुणनखंड विधि, दूसरा विधि पढ़े अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब हम जो बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा विधि, वो है भाग विधि। तो इस विधि से भी आप बारीकी से समझिए, क्योंकि ये जो है आपका इक्विलेटरल विभाजन एलोगरिथम विधि में आपको काम करेगा। तो चलिए इसको हम लोग अगला विधि से अब देखते हैं। यह है आपका भाग विधि। भाग विधि, ये भाग विधि से कैसे हम लोग मासा निकालते हैं किन्हीं संख्या का। जैसे 15 और रह गया आपको 120, इसका भाग विधि से मासा निकालना है। तो 15 से आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा 120 में। ये मान ले जाए कि आपका 129 है, मान लिया जाए। 15 अठे 20 से शेष कितना बचा, 9 बच्चा बच्चे लोग। अब ये जो 15 है, ये 15 जो है बीच में आ जाएगा। बस इसको उठा करके इधर करते जाना है। कब तक, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया, तो 9 एकम 9, 9 6 15, और ये फिर कहाँ चलाएगा 9 बच्चे लोग, यहाँ 6 एकम 6, कितना बच गया, 3 बच गया। फिर ये 6 कहाँ चलेगा बच्चे लोग, यहाँ 3 दूनी 6, शेषफल क्या आया, 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक ही इन संख्याओं का मासा होता है। तो मासा क्या हो गया बच्चे लोग, 3 हो गया। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाती है तो अंतिम भाजक ही दी गई संख्या का मासा होती है। तो सबसे पहले 15 अठी 20 से 120, 9 आया, 15 यहाँ आया। ये जो भाजक है बार बार बीच में आते रहेगा। चलिए, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन किए तो क्या आया, 3। ये कौन सा विधि हुआ, भाग विधि। और इसी को हम बना सकते हैं बच्चा लोग
अभाज्य गुणन यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम विधि से देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। इसमें क्या करते हैं, आपका दो संख्या जो दिया हुआ था 15 और 129, इसमें बच्चा जो बड़ी संख्या होती है लिखेंगे यहाँ 129 बड़ा है और 15 क्या है, छोटा है। तो जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, भाज्य होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो होती है भाजक। तो यहाँ पर जो बच्चा लोग अंतिम भाजक क्या हुआ था, मासा हुआ था। तो बड़ी संख्या जो होती है भाज्य, यानी कि भाज्य होती है बड़ी संख्या, जिसको ए मानते हैं, ए बराबर 129 हो गया। और छोटी संख्या जो होती है वो भाजक होती है, जिसको क्या हम बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो बी क्या हो गया, 15 हो गया। तो इसमें अब हम लोग लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं बच्चे लोग। क्या लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग लगाते हैं। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बच्चे लोग को लग रहा सर ये क्या है प्रमेयिका, कुछ नहीं है बच्चा लोग, ए बराबर BQ प्लस आर जो है यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ए को भाज माना गया, बी को भाजक, क्यू फॉर क्यूटेंट जिसको भागफल, और आर फॉर रिमाइंडर यानी शेषफल। तो भाज और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ए का मान बोलिए कितना, जो भाज, जो बड़ी संख्या जो भाज, ए का मान कितना हुआ, 129। बी क्या हुआ, भाजक, तो भाजक कितना हुआ, 15, जिसे भाग देते हैं। कै बार में दिए, 8 बार में दिए। शेष कितना बच्चा, 9 बच्चा। तो भाज और भाजक उन्हें भागा प्लस शेषफल, ये पहला देखिए स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, अब भाज कितना बन गया बच्चा लोग, 15 बन गया। भाजक कितना बन गया, 9 बन गया। भागफल कितना हो गया, 1, और शेषफल क्या हो गया आपका, 6 हो गया। फिर अगला स्टेप क्या हो गया, भाज कौन हो गया, बन गया बच्चे लोग 9, अभाजक 6, अभागफल 1, और शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया। फिर अगला स्टेप में क्या हो गया, भाज्य कौन हो गया बच्चा, 6 बन गया भाज्य, अभाजक 3, कितना बार में, 2 बार में, शेष कितना 0। तो यह प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक की क्या होता है, मासा। तो इसका भी जो बच्चा लोग मासा होगा वो क्या होगा, 3 होगा। जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो इसका मासा क्या होता है, अंतिम भाजक होता है। अंतिम भाजक यानी b होता है। तो यह विधि हुआ भाग विधि, और ये विधि जो बनाए बच्चा लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले ऐसे बना लेना है, फिर इसको ऐसे सजा देना। सबसे पहले भाज्य बीच में होता है, भाज्य बीच में होता है, भाजक यहाँ होता है, भागफल यहाँ होता है, और शेषफल आपका बच्चा लोग यहाँ पर होता है। तो भाज, भाजक, भागफल और शेषफल यही यहाँ से करके यहाँ उतारते रहना है। भाज 129, भाजक 15, और भागफल 8, और शेषफल क्या हो गया आपका 9 हो गया। यहाँ पर एक चीज और गौर किया जाए बच्चा लोग, तो ये देखिए यहाँ आ रही है, ये देखिए यहाँ आ रही है, ये 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 यहाँ आ रही है। एक चीज और चीजों को समझिए, यहाँ पर मासा हम ए और बी का निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, मासा ए बी का। लेकिन यहाँ जो मासा निकाल रहे हैं, ये जो बी है और ये क्या है, आर है। ये बी बन गया, यहाँ पर आ गया, और ये क्या है, आर। तो मासा क्या निकाल रहे हैं, बी आर का। एग्जाम में यही पूछता है, लेकिन ये कब तक निकालेंगे, जब आर 0 के बराबर नहीं हो। तो जब आर 0 के बराबर नहीं हो तो मासा ये भी मासा किसके बराबर होता है, बी आर के। मासा ये भी मासा किसके बराबर होता है, बी आर के।
लेकिन जब आर जीरो आ जाता है तो मासा क्या हो जाता है बच्चा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मासा बी हो जाता है। जब आर जीरो आता है तो मासा बी हो जाता है, अब आर जीरो नहीं आता है तो मासा ए बी बराबर मासा बी आर होता है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो आज तक इतना ही, अगले दिन हम लोग बच्चे लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग लसा निकालते हैं और कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तमाम विधि के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और चैनल को एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपका मेरा हर आने वाला पहला वीडियो आपके पास क्या हो सके, पहुंच सके। तो आप अगर आपको बेहतरीन तरह से आपको अगर समझ में आया होगा तो एक बार आप जरूर कमेंट करें वीडियो में। चलिए आज तक इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।